देखिए दोस्तों, जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो उनके मन में एक संशय है कि क्या हम इन क्वेश्चंस को देख कर पढ़ कर के क्या हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप लोगों का जो संशय है, कन्फ्यूज़न, उसे दूर करना मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी युद्ध को जीतना है तो उसके लिए रणनीति बनाना जरूरी है, और उस रणनीति में किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाना चाहिए, किस प्रकार से सामने वाली सेना से हमें लड़ना चाहिए, किस प्रकार के वेपन्स, हथियारों का हमें यूज़ करना चाहिए, तब जाकर के हम युद्ध जीत पाते हैं दोस्तों। तो यह जो एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, यह भी एक युद्ध से कम नहीं है आपके जीवन में। यह जो है कई सारे, जब आप इसमें सफलता प्राप्त करते हो तो कई सारे संघर्षों का अंत होता है। खुद का संघर्ष, अपने माता पिता का संघर्ष, अपने भाई बहनों का संघर्ष। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो पहले जो आए हुए पेपर होते हैं उनका स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करना जरूरी होता है। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को इतना टाइम लेकर के आप लोगों के लिए विद आंसर्स यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी कुछ मिलने वाला नहीं है कि भी मैं मेरा टाइम वेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर करूं, क्योंकि मेरे को भी स्टडी करनी होती है, मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। तो जिनको भी ये कन्फ्यूज़न था, जो भी मुझसे पूछ रहे थे, उन लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट किसी भी प्रकार से कंपटीशन को क्रैक करना है, फाइट करना है, तो आपको साइकोलॉजी जो रीट में आती है, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में आती है, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में आती है, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में आती है, इसको कंप्लीट करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज के हमारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जो कि 2018 के स्कूल लेक्चरर वाली वैकेंसी में पूछे गए थे फिजिक्स वाले पेपर में। तो फिजिक्स वाले पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, शुरू करते हैं आज इस लेक्चर में। दोस्तों, इस फिजिक्स वाले पेपर में जो साइकोलॉजी का प्रथम प्रश्न पूछा गया था वह था, विकास के विभिन्न पक्ष हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर। तो शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो ऑल द थ्री आंसर्स आर करेक्ट। ये सभी विकास के पक्ष हैं, एस्पेक्ट्स हैं। इट मीन्स हमारा आंसर जो आरपीएससी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट एट द फॉलोइंग पीरियड। तो जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, उन चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित कर लेता है? तो वह, इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक काल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशोरा अवस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? तो ध्यान देना दोस्तों, किशोरा अवस्था के लिए यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता और मूल्यों की शिक्षा, सभी प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो हमें सेक्स एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी और वैल्यूज। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अध्यापक की भूमिका होती है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास करने के लिए, तो वह एक सहयोगात्मक, एक कोऑपरेटिव की भूमिका होनी चाहिए। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एडोलसेंस पीरियड में टीचर की कैसी भूमिका होगी? एक कोऑपरेटिव की भूमिका होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारे लिए, गेने के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो गेने ने अधिगम के प्रकार बताए हैं 8, उनमें उद्दीपन अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान तीनों आते हैं, जबकि डिस्कवरी का वहां पर कोई रोल नहीं है। तो ध्यान देना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द टाइप्स ऑफ गेनेस लर्निंग थ्योरी। ओके, अन्वेषण और डिस्कवरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। इसमें तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, ये तीनों सम्मिलित है। ये तीनों मुख्य प्रकार में सम्मिलित होते हैं। उद्दीपन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, किशोरा अवस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है। तो किससे अधिक संवेदनशील, इन एडोलेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज टू बी मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव जो होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास वाला पार्ट होता है। तो यहाँ आंसर हमारा हो गया संवेगात्मक विकास। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो सबसे प्रभावशाली विधि आप सभी को जानते हैं, करके सीखना होती है, लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन ड्यूई के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो आप सभी को पता है संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस, उसमें थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, चिंतन, प्रत्यक्षण एंड स्मृति तीनों सम्मिलित होते हैं, जबकि परिपक्वता और मैच्योरेशन का कोई रोल नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते। सीखने की श्रेणी में हम किसे नहीं रखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सरसाइज सम्मिलित करेंगे। अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सरसाइज एंड एक्सपीरियंस, इसे भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज, अभ्यास, अनुमति एंड अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस एंड ड्राइव। तो यह भी हमें सम्मिलित करना है, क्योंकि इन तीनों से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखने की श्रेणी में आता है, जबकि बीमारी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वो सीखता नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ आंसर हो गया हमारा डी, 4 नंबर वाला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, सीखने का जो प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है और थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ट्रायल एंड 1 सेकेंड दोस्तों, यहां पर जो प्रश्न है ये ध्यान देना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया, लेकिन जो प्रश्न में इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करके दिया गया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इज गिवन बाय, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, इसे आंसर नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसका जो हिंदी मीडियम है उसका आंसर थॉर्नडाइक आ रहा है, जबकि यहाँ वाइगोत्स्की आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस गलत हो जाने की वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। Which of the following cannot be included in characteristic of cognitive process? तो कॉग्निटिव जो प्रोसेस होती है उसमें किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस आर एक्टिव। तो यह ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सम्मिलित करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर कैपेबल एंड प्योर। तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी सही है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं होती है, ये ध्यान देना। कॉग्निटिव प्रोसेस आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, तो यह डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। तो यह जो इसे हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं करेंगे। जबकि फोर्थ वाला ऑप्शन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमारा आंसर हो गया 3rd नंबर वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, विच इज फॉल्स। फॉल्स हमें ढूंढना है। तो यह अवलोकनीय व्यवहार का पर बल देता है, इन एम्फेसिस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो ध्यान देना, व्यवहारवाद में ऑब्जर्व किया जाता है, तो यह भी सही हो गया।
यह चेतना का विरोध करता है। ऑफकोर्स व्यवहारवाद चेतना का विरोध करता है, कॉन्शियसनेस का। द नेक्स्ट ऑप्शन इज यह वातावरण पर बल देता है। तो ऑफकोर्स व्यवहारवाद जो है इन्वायरमेंट पर भी इम्फेसिस करता है। यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। यहाँ पर हम, क्योंकि व्यवहारवाद का अलग एक संप्रदाय चलता है, स्कूल चलता है, जिसमें हम अंतर्वेशन विधि की कोई बात नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन की। तो ध्यान देना दोस्तों। तो 4th नंबर वाला हमारे लिए असत्य कथन हो जाएगा व्यवहारवाद के संबंध में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। अगर हम इन 4 ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऐसा कारक है जो बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डज नॉट प्रमोट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। या इज नहीं आएगा, डज आएगा, हो जाती है मिसप्रिंट पेपर वगैरह में भी। तो कौन सा प्रमोट नहीं करेगा, तो ध्यान देना, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल ये भी करता है, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल ये भी करता है, फिजिकल एंड मेंटल फटीग। तो यह ध्यान रखना, शारीरिक और जो मानसिक थकान होती है उससे बालक के जो अधिगम का प्रोत्साहन है उसमें कोई कमी नहीं आती है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्लासिकल जो सिद्धांत है पावलोव के द्वारा दिया गया, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही है और 1 गलत है। चलो ढूंढते हम उसे। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। लर्नड फैक्ट्स आर नॉर्मली परमानेंट। तो ध्यान रखना, जो चीज़ सीखी हुई होती हो वो परमानेंट हो ये जरूरी नहीं है, वो टेम्पररी होती है, हो सकता है हम उसे भूल भी जाते हैं। तो यह ऑप्शन हमें लग रहा है। चलो फिर भी तीनों ऑप्शन और भी देख लेते हैं। पुनरावृत्ति पर बल देता है। ऑफकोर्स इस थ्योरी में जो है पुनरावृत्ति रिपीटेशन पर जोर दिया जाता है, ये सही है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। जो क्लासिकल थ्योरी होती है अनुबंधन, जिसमें हम बालकों के भय और दुश्चिंता अर्थात फियर एंजाइटी से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट हैज मिनिमम रोल, यहाँ पर थोड़ी कम रोल होता है। तो ऑफकोर्स हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का आंसर, जो आरपीएससी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। ओके दोस्तों, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है सभी को पता है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला, तो ध्यान देना, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां, माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर जो है हमें प्रश्न को थोड़ा समझना होगा कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो ध्यान देना, अधिगम परिस्थितियां। अब अनुत्तीर्ण हो जाने का जो भय है उसमें बच्चा सीख नहीं पाएगा, सहपाठियों से प्रतियोगिता करेगा तब बच्चा पीछे रह सकता है, माता पिता की ओर से दबाव में भी बच्चा अच्छी तरीके से नहीं सीख पाता है। जो अधिगम परिस्थितियां होती है, लर्निंग कंडीशंस, वे हमें सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करती है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 3rd नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। जो 5 उसके द्वारा स्टेज बताई गई थी कोहलबर्ग के द्वारा अपने नैतिक सिद्धांत में, उन 5 में से हमें एक आंसर के रूप में यहाँ पर चूज करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, वो है परंपरागत, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल जिसे हम कहेंगे। तो एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग लेवल इन विच इंडिविजुअल्स वैल्यू, कौन से लेवल में जो व्यक्ति की वैल्यू, ट्रस्ट, केयरिंग एंड लॉयल्टी होती है, तो वो ध्यान देना कन्वेंशनल में होती है, परंपरागत में। हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण के विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का विकास किसने किया। हु हैज डेवलप्ड द साइंस इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ध्यान देना, बहुत इजी है ये प्रश्न, पिछले वाले पेपर में भी आया था। आई थिंक शायद लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था वो हिस्ट्री में आए हुए 30 क्वेश्चंस के ऊपर था। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो शिक्षण के विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का विकास वह किसके द्वारा किया गया, तो जोसेफ जे सकबाब, है ना, ध्यान देना, जोसेफ जे सकबाब के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है जो है वो है हमारा कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये हमारी जो यूनिट का प्रश्न है CAI का, ये CAI का प्रश्न हर पेपर में आता है, तो आपको अच्छी तरीके से इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेना और अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करनी है। तो कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें रिसर्च, डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, अनुसंधान, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में, सभी में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑल दी अबव या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों द्वारा भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? परस्पर विचारों के द्वारा भावनाओं की साझेदारी करना। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन अ मोड ऑफ म्यूचुअलिटी। यह स्टेटमेंट या यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा एडगर डेल के द्वारा। यह कथन एडगर डेल का है। दोस्तों ये कथन भी आपको एज इट इज याद करने, क्योंकि ये रिपीट होते हैं, है ना। इस बार फिजिक्स में आ गया तो अगली बार दूसरे पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित कौन करेगा? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। आपको सभी को पता है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ड्यू टू हेरिडिटरी। ये जरूरी नहीं है कि विकास आनुवांशिकी ही हो, ये वातावरण की वजह से भी हो सकता है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है ऐसा भी नहीं होता, जबकि अलग या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम लगता है। सब में विकास की दर अलग अलग होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर वाला, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो किशोरावस्था की जो विशेषता की बात करें हम तो नहीं है। तो तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन सही है। तीव्र शारीरिक जो बॉडी में परिवर्तन आते हैं वो एक तो रैपिडली होते हैं। ओके, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, ऑफकोर्स यहाँ पर जो बच्चे के जो आदर्श होते हैं वो उच्च विचारों के होते हैं, मतलब वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अपोज ये भी होता है, इसमें लड़का लड़की के प्रति और लड़के लड़के के प्रति आकर्षित रहता है। तो ये जो और समायोजन, ये ध्यान रखना दोस्तों, किशोरावस्था में बालक समायोजित नहीं होता है, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। तो यह आंसर हो गया हमारा 4th नंबर का, समायोजन। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह जो कथन है, स्टेटमेंट किसने दिया? तो यह हरलोग के द्वारा दिया गया। एडोलसेंस इज अ प्रॉब्लम फॉर सेल्फ, किसके द्वारा? हरलोग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया के द्वारा व्यवहार का स्वचालन है। ध्यान देना, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एक बार इसका इंग्लिश में रूपांतरण देख लेते हैं। कंडीशनड रेस्पॉन्स इज एन ऑटोमेशन ऑफ बिहेवियर बाय रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलेशंस in which first stimulus is with response but at last it becomes stimulated। तो यह थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखना है, कथन के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। एज इट इज कथन एग्जाम में रिपीट होते हैं। आज फिजिक्स के पेपर में आया, हो सकता है अगले हिस्ट्री के पेपर में आ जाए, केमिस्ट्री के में आ जाए, इंग्लिश के में आ जाए, कहीं पर भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। हालांकि हमें सीधी सी बात करनी चाहिए, ये जो सिद्धांत है पावलोव का है, पावलोव का जो सिद्धांत है कंडीशनिंग थ्योरी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो इस पेपर में पूछा गया था साइकोलॉजी से रिलेटेड, वह था निर्देशन की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्देशन की जो प्रकृति होती है उसमें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है और 1 गलत है। तो हमें ध्यान देना है कि इट इज यूनिवर्सल, ध्यान रखना, यह सही है, यह सार्वभौमिक होता है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, यह भी करेक्ट है दोस्तों। ओके, इट इज अ हेल्प टू सॉल्व हिज और हर ऑन प्रॉब्लम। ओके, ये भी करेक्ट है। यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, नहीं दोस्तों।
निर्देशन जो प्रोसेस होती है एक बार नहीं, बार बार कर सकते हैं, है ना। एक किसी भी बालक को यूं नहीं है कि निर्देशन एक बार दे दिया गया तो फिर दोबारा नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं कर सकता। ये दोस्तों, मैंने आपको निर्देशन दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आपकी समस्या को हल मैं करूं, ये आपको स्वयं को करनी होगी। तो इसमें ध्यान देना, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है परिपक्वता की विशेषता है। परिपक्वता मतलब जो मैच्योरिटी है, तो यह एक स्वचालित प्रक्रिया है या पोस्ट मैच्योरिटी अपने आप आती है। वृद्धि की पूर्णता, जब मैच्योरिटी आती है तो ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। अधिगम का आधार, और ध्यान देना जो मैच्योरिटी होती है लर्निंग ऑफ बेसिस ऑफ लर्निंग होता है ना, अधिगम का आधार। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, हमें यह ध्यान रखना है। तो लेडेल के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। ये जितने भी स्टेटमेंट हर एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। बार बार सुनिए, बार बार समझिए, आप आसानी से आने वाले पेपर में जो 30 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी को बड़े इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं, इसका आंसर लेडेल हो गया। अगला प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है। ध्यान देना, संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है, 3 है और 1 नहीं है। तो संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और व्यक्त करने की योग्यता होती है। करेक्ट, ये सही है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन एक्यूरेटली। तो ये सही है दोस्तों। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, और यही आंसर शायद आरपीएससी के द्वारा माना गया था। हाँ, यही आंसर आरपीएससी के द्वारा माना भी गया था और यही सही है, क्योंकि तीसरा, चौथा और पहले नंबर का जो है संवेगात्मक जो बुद्धि है कि व्यक्ति की विशेषताएं हैं, वह अपने और अन्य दूसरों के संवेगों को समझता है, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकृत भी करता है। 3 सही है, दूसरे नंबर वाला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आ गया दोस्तों। जो भारत में जो सृजनात्मक परीक्षण है उसकी रचना किसने की। हु कंस्ट्रक्टेड द क्रिएटिविटी टेस्ट इन इंडिया। क्रिएटिविटी टेस्ट बाकर मेहंदी ने इसकी यहाँ पर रचना की दोस्तों। तो ध्यान देना, ये आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो फिजिक्स वाले पेपर में साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, पूछे गए थे। आने वाले लेक्चर में बहुत ही जल्द दूसरे प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप जो भी इन प्रश्नों को पढ़ रहा है, भगवान करे उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी से एग्जाम में आने वाली भर्ती में हो जाए, बहुत जल्द हमारे जैसे लेक्चरर बन जाए, जो भी है जैसे टीचर हैं वो बन जाए। बस ऐसी कामना के साथ आज मैं यहीं इस वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।